ये उसका मैजिक एकेडमी का पहला दिन था। ट्रोल टीचर ने सब स्टूडेंट्स को कहा कि अपनी मैजिक को जितनी देर तक हो सके होल्ड करके रखें। एक एक करके सब थक कर गिरते गए। मैजिक यूज करना बहुत मुश्किल था, चाहे वो सबसे प्रेस्टीजियस नोबल ब्लू ड्रैगन ग्रुप से ही क्यों ना हो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इतनी देर तक टिका रहा कि वो बोर हो गया और पूछ बैठा कि अब रुकना है या नहीं। टीचर ने उससे हाथ छूने को कहा और बस एक सेकंड में उसने खुद को माना के एक विशाल समुद्र में खड़ा पाया, जो कि नामुमकिन होना चाहिए था। उस लड़के के पास सबसे रेयर टैलेंट था जो उस टीचर ने कभी देखा था। लेकिन इसमें एक कैच भी था। पर उससे पहले हम देखते हैं कि असल में वो मैजिक एकेडमी जाना ही नहीं चाहता था। पूरे एम्पायर की सबसे बेस्ट एकेडमी हेनरोगार्ड। अपनी पिछली जिंदगी में उसे स्कूल से नफरत थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी शर्तों पर आज़ाद जिंदगी जिएगा। लेकिन 3 राजाओं के कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे ही उसने ग्रेजुएशन की, उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। वहां वो एक जीनियस बच्चे के रूप में रीइंकारनेट हुआ और उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें याद थीं। अब एक नोबल फैमिली का हिस्सा बन चुका था, उसे लगा जिंदगी काफी इजी होगी। बचपन से ही उसने सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन उसका असली सपना था मेज बनना और एक शांत स्टेबल जिंदगी जीना। घर का बूढ़ा आदमी उसकी इंटेलिजेंस देखकर बहुत प्रभावित था, खासकर इतनी छोटी उम्र में। उस दुनिया में मेजेस हर फील्ड में हाई डिमांड में थे। आयरॉनिकली, इजी लाइफ जीने के लिए उसे अब हेनरोगार्ड अटेंड करना ही पड़ना था। जब मैसिव गेट्स खुले तो हर कोई उस जगह से निकल रही ओवरवेलमिंग मैजिक देखकर स्टन हो गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि सारे नोबल्स उसके साथ इतने पोलाइट क्यों हैं। जब लिक्सी सामने आई और एक सवाल पूछा तो फोर्थ प्रिंसेस ने सही जवाब दिया और 10 पॉइंट्स जीत लिए। एक स्केलेटन ने स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाते हुए उन्हें इडियट कहा। फिर दरवाजे दोबारा खुले और एक ग्रैंड बैंक्वेट दिखाई दिया। लेकिन खाना एंजॉय करने से पहले ही हेडमास्टर लीची ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और अनाउंस किया कि इस एकेडमी में यूनिफॉर्म, खाना और हत्ता की डॉर्म रूम्स भी मैजिक से ही कमाने पड़ेंगे। यहीं के रूल्स थे। स्टूडेंट्स एकेडमी छोड़ नहीं सकते थे और ना ही सीनियर स्टूडेंट्स से मदद मांग सकते थे। जहां प्रिंस बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था, वहीं प्रोटैगनिस्ट काफी अम्यूज था। उसके लिए यह सब काफी ईजी लग रहा था। एकेडमी टैलेंट के बेसिस पर स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती थी, नोबल स्टेटस मैटर नहीं करता था। लेकिन ड्रैगन ब्लड लाइन वाले ब्लू ड्रैगन टावर में रहते थे। इटर्नल फीनिक्स टावर उन लोगों के लिए था जो फ्लेम को डेडिकेटेड थे। व्हाइट टाइगर टावर नाइट्स के डिसेंडेंट्स के लिए था। और आखिर में ब्लैक टर्टॉइज टावर, जहां कॉमनर्स और लोअर नोबल्स रहते थे, जो सिर्फ स्किल के दम पर आए थे। नेचुरली उन्हें हाईबॉर्न लोग अक्सर इग्नोर या बुली करते थे, लेकिन हमेशा की तरह ली हैन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, एक एक्सेप्शन था। ऐसे लोग उसके लिए परफेक्ट बिजनेस पार्टनर्स थे। जब कुछ नोबल्स ने गरीब स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की तो ली हैन बीच में आ गया और बोला कि एकेडमी के अंदर सबको अपना स्टेटस भूल देना चाहिए। ये सुनकर कई लोग बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। मोटिवेटेड होकर उसने फ्रेंड्स बनाने का डिसाइड किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि सब उससे डरते लग रहे थे। आखिर वो पेट्रियार्क के ड्रैगन हाउस से था। जब उसने योनर से पूछा कि क्या वो डरावना लग रहा है, तो उसने मना कर दिया। बस इतना बोला कि उसके अंदर नेचुरली नोबल डिग्निटी है जो लोगों को इंटिमिडेटिंग लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक टावर के सामने खड़ा था। नोबल्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनके सर्वेंट्स के रूम्स भी इससे बड़े होते हैं। जैसे ही वो अंदर गए, सब लोग अचानक गायब हो गए। एक मिस्टीरियस आवाज ने पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है। उसने तुरंत समझ लिया कि फ्यूचर में शायद और ऑप्शंस मिलेंगे। आवाज ने उसकी शार्पनेस की तारीफ की और एकेडमी में उसका वेलकम किया। उसके लिए रूम बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ज्यादातर नोबल्स बिल्कुल डेवस्टेटेड और खुद को ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहे थे। उसके एक फ्रेंड को एल्केमी सीखनी थी, जबकि ली हैन ने कहा कि वो डिफरेंट चीजें ट्राई करेगा, शायद फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए भी काम करे। अगले दिन पहली क्लासेस के बाद सब लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे। कोई भी हार्ड बेड्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था और रात भर सही से सो भी नहीं पाए थे। लेकिन ली हैन को याद था कि उसकी पिछली जिंदगी की ऑफिस जॉब इससे 1000 गुना बुरी थी। बाद में जब वो नेक्स्ट क्लास के लिए गए तो सब शॉक हो गए जब पता चला कि टीचर एक ट्रोल है। उसने अपना नाम गार्सिया बताया और बोला कि वो इंसान नहीं खाती जब तक उसे बहुत ज्यादा भूख न लग जाए। प्लीज, जब वो दिन आए कोई मुझे पहले वार्निंग दे देना, ताकि मैं बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा रह सकूं। उस लेसन में उसने मैजिक के डेंजर्स के बारे में समझाया और बताया कि मेज बनने का रास्ता बहुत ही डिमांडिंग होता है। फोर्थ प्रिंसेस ने एक काफी क्लेवर आंसर दिया। उसने कहा कि मैजिक का मतलब है माना के जरिए दुनिया को ऑल्टर करना। सिर्फ वही लोग एकेडमी अटेंड कर सकते थे जो माना को सेंस और मैनिपुलेट कर पाते थे। थोड़ी देर बाद उन्हें फाइनली खुद मैजिक ट्राई करने का मौका मिला। टीचर ने आसानी से तेज चमकती रोशनी का स्पेल दिखाया, जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स कुछ पल के लिए डेज्ड हो गए। लिहान ने सीखा कि स्पेल कास्ट करने के लिए पहले मैजिकल एनर्जी गैदर करनी होती है, फिर विल पावर से उसे शेप करना पड़ता है और आखिर में इनकैंटेशन बोलनी होती है।
ज़्यादातर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे। एम्पायर का प्रिंस भी अपना माना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। एक एक करके सब फेल होते गए और थककर गिरने लगे। आखिर में लिहान ने पूछ लिया कि क्या उसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। टीचर थोड़ी कंफ्यूज हो गई, उसे पास बुलाया और उसका नाम पूछा। जैसे ही उसने लिहान का हाथ पकड़ा, वो बिल्कुल जम सी गई। एक ही पल में उसने खुद को एक बेहद विशाल समुद्र के अंदर डूबा हुआ महसूस किया। अगले ही मोमेंट लिहान ने उसे हल्की सी आवाज में जगा दिया और पूछा कि क्या सब ठीक है। शर्मिंदा होकर उसने कहा कि क्लास बाद में रिज्यूम होगी, जबकि बाकी स्टूडेंट्स बस कंफ्यूजन में देखते रह गए। फोर्थ प्रिंसेस, जिसे एकेडमी की टॉप प्रोडिजी माना जाता था, वो भी अपना माना ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाई। कुछ वक्त बाद गार्सिया ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने बताया कि हेडमास्टर पहले ही कह चुका था कि उस पर नजर रखी जाए, क्योंकि इस साल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट सामने आए थे। डायरेक्टर ने कहा था कि चाहे लिहान इडियट दिखता हो, लेकिन इडियट भी जीनियस बन सकता है। फिर उसने असली वजह बताई जिसके लिए उसे बुलाया गया था। लिहान के पास बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी थी, इतनी ज्यादा कि वो उसकी लिमिट तक डिटरमाइन नहीं कर पाई थी। ये बात बिल्कुल सेंस नहीं करती थी। लिहान खुशी से भर गया। इसका मतलब था कि उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है। लेकिन गार्सिया का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। ये एक अफसोस की बात है, उसने कहा। हाँ, इसमें बुरा क्या है? लिहान ने कंफ्यूज होकर पूछा। उसने गहरी सांस ली और समझाया कि इतना ज्यादा माना होना एक्चुअली एक प्रॉब्लम होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, उतना ही मुश्किल उसे कंट्रोल करना होता है। लिहान का माना इतना वास्ट, इतना मैसिव था कि वो लगभग अनयूजेबल हो चुका था। ये सुनते ही लिहान पूरी तरह टूट सा गया। टीचर की बातों से लिहान शॉक में आ गया। मेज के लिए सबसे इसेंशियल चीज ही वो चीज बन गई थी जिससे उसे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना था। अपने माना को कंट्रोल ना कर पाने का ख्याल उसे डेस्परेट बना रहा था। लेकिन तब गार्सिया ने उसे एक अजीब सा ब्रेसलेट दिया। उसने समझाया कि ये ब्रेसलेट उसका माना अब्जॉर्ब करेगा ताकि उसे मदद मिले। ये सुनकर लिहान फिर से एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गार्सिया ने कहा कि ये इतना सिंपल नहीं होगा। उसने बताया कि उसे लगातार माना प्रैक्टिस करनी होगी, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आखिर में उसने लिहान को अकेले प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी। बाद में बाकी दो लोगों के साथ वो अपनी आने वाली मुश्किलों के बारे में लमेंट करता रहता है। वो दोनों से पूछता है कि क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे। यॉनर पूरी तरह श्योर होती है कि वो एल्केमी लेगी। वो ये भी पूछती है कि क्या बाकी दोनों उसके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। डानो उसके चॉइस का मजाक उड़ाता है और यहाँ तक कह देता है कि एल्केमी सर्वेंट्स का रास्ता है। ये बात यॉनर को काफ़ी इरिटेट कर देती है और वो सीधा प्रिंस पर झपट पड़ती है। उसका गुस्सा देखकर लिहान डिसाइड करता है कि बस चुपचाप देखना ही बेहतर है। यॉनर गनैंडो को बुलाती है, जो बिल्कुल केयरलेसली पीछे मुड़कर देखता है। एक जोर के पंच के साथ वो उसे उड़ाकर फेंक देती है और कहती है कि पोशंस ढूंढकर खुद को हील करने की कोशिश भी मत करना। इस बीच लिहान सिर्फ यॉनर की टेक्निक ऑब्जर्व करता रहता है और कंक्लूड करता है कि वो पंच बिल्कुल वेल डिजर्व था। बाद में जब वो चल रहे होते हैं, लिहान यॉनर से पूछता है कि क्या उसने पंच थोड़ा ज्यादा नहीं मारा। लेकिन यॉनर का रिएक्शन देखकर लिहान समझ जाता है कि उसे मारना उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। टॉपिक चेंज करते हुए दोनों पास के एक और टावर के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स ब्लैक टर्टल टावर से होते हैं और लिहान को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इस टावर में कॉमनर्स यूजुअली किसी नोबल को देखकर डर या नापसंदगी दिखाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स उनके सामने थे वो लिहान को देखकर ओपनली हॉस्टिलिटी दिखा रहे थे। इसलिए लिहान डिसाइड करता है कि इनके मैटर में पढ़ना बेकार है। सब लोग अगले लेसन के लिए एकेडमी के लॉन में पहुंच जाते हैं। एक अनजानी आवाज पूछती है कि क्या सब आ गए हैं। लिहान सोचता है कि शायद किसी और अलग रेस का टीचर होगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब वो देखता है कि सिर्फ एक सिंपल ड्वार्फ खड़ा है। उसका नाम होता है उरेगलन जुंदार। प्रोफेसर बोलना शुरू करता है और कहता है कि उसे पता है कि सब लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें एकेडमी बिल्डिंग्स के बाहर क्यों बुलाया गया है। खुली जगह पर जहां न टेबल थे न चेयर, अरनार जवाब देने के लिए वॉलंटियर करती है। वो कहती है कि वो लोग यहाँ नेचर के माना को फील करने आए हैं। एक बार फिर अरनार गलत जवाब देने पर एम्बैरस हो जाती है। फिर यॉनर लिहान से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। कैजुअली लिहान बोल देता है कि ये जगह सिर्फ मटेरियल्स गैदर करने के लिए है। सरप्राइजिंगली उसका जवाब बिल्कुल सही होता है। प्रोफेसर ओरेगलन लिहान के जवाब पर मुस्कुराता है और अर्नहर दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट को जलन भरी नजर से देखती है। इससे लिहान को थोड़ा कंसर्न होता है कि कहीं आगे चलकर कोई राइवल ना बन जाए। तब यूरेगोलन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और एल्केमी के लिए क्या एसेंशियल होता है ये समझाना शुरू करता है।
सबको लगता है कि एल्केमी में टैलेंट और अच्छा माना कंट्रोल ही सब कुछ होता है। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं होती। उसके मुताबिक जो चीज़ सच में ज़रूरी होती है वो है मटेरियल्स अक्वायर करने की एबिलिटी। ये सुनते ही यॉनर, जो लेसन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस एक पल में टूट जाती हैं। अर्नर बोलती है कि ऐसी चीज़ को एल्केमी की फंडामेंटल स्किल कहना एग्जैजरेशन है, जब मटेरियल्स को उगाया या खरीदा जा सकता है। कुछ और स्टूडेंट्स भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये चीज़ वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है। ये सब सुनकर रीगल गुस्से से भर जाता है। वो इतना आगे बढ़ जाता है कि सबको थिक हेडेड तक कह देता है, क्योंकि उन्हें बेसिक्स तक नहीं आते। फिर रीगल एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 10% मटेरियल्स ही पर्सनली कल्टीवेट किए जा सकते हैं, और जो मेडिसिनल हर्ब्स जैसे मटेरियल्स खरीदे जाते हैं वो अक्सर बेकार हो जाते हैं, क्योंकि एडवेंचरर्स उन्हें बहुत गलत तरीके से कलेक्ट करते हैं। उसके लिए ये बात बिल्कुल आउटरेजियस है कि इतने सेंसिटिव मटेरियल्स जैसे मेडिसिनल हर्ब्स के साथ कलेक्शन के दौरान इतना रफ ट्रीटमेंट होता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और कंक्लूड करता है कि एक एल्केमिस्ट के लिए मटेरियल्स कलेक्ट करना जानना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन से थक पर प्रोफेसर यूरेगोलन एक झटके में पेपर्स स्टूडेंट्स के हाथों में अपीयर कर देता है। उन पेपर्स पर उस मटेरियल का ड्राइंग बना होता है जो सबको कलेक्ट करना है। इसी के साथ प्रैक्टिकल एल्केमी लेसन शुरू हो जाता है। लीहान और यॉनर मिलकर उस हर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं जो उन्हें ढूंढनी है। लेकिन लीहान काफी बॉदर्ड होता है इस बात से कि उन्हें उसी फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा जो काफी डेंजरस लग रहा है। ये देखकर कि सिर्फ पैर में रहना रिस्की हो सकता है, यॉनर सजेस्ट करती है कि किसी और को भी साथ ले लिया जाए। और क्योंकि वो अपने ही टावर के किसी स्टूडेंट को चाहते थे, प्रोटैगनिस्ट सजेस्ट करता है कि प्रिंसेस बार्ड को इनवाइट किया जाए। यॉनर डाउट करती है कि क्या वो ज्वाइन करना चाहेगी भी या नहीं। लेकिन लीहान को लगता है कि जब सबका गोल सेम है तो मिलकर काम किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारे नोबल्स पहले ही टीम्स बना चुके होते हैं बिना उनके नोटिस किए। यहां तक कि ब्लैक टर्टल टावर के स्टूडेंट्स, जो पहले प्रोटैगनिस्ट से दूर रह रहे थे, प्रिंसेस अर्नर के साथ टीम बना लेते हैं। ये देखकर लीहान को थोड़ी सी जलन होती है। लेकिन उसके ऑपोजिट प्रिंसेस अर्नर अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट के लिए मशहूर थीं, इसलिए एकेडमी के बाहर भी एक सेलिब्रिटी जैसी थी। ये बिल्कुल गिनैंडो का ऑपोजिट था, जिसका प्रिंस होते हुए भी कोई खास नाम नहीं था। अब उनके पास कोई नोबल बचा ही नहीं था जिसके साथ वो टीम बना सकें, इसलिए उनका एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लैक टर्टल टावर के स्टूडेंट्स। ये जानते हुए भी कि वो उसे पसंद नहीं करते, प्रोटैगनिस्ट के पास उनके पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। तब अचानक एक लड़की उसका ध्यान खींचती है। उसकी कमर पर एक अजीब सा सिंबल होता है, उसकी स्किन डार्क होती है और कान नुकीले यानी पॉइंटेड ईयर्स होते हैं। वो लड़की डार्क एल्फ होती है, उसका नाम निलिया होता है। वो एक ग्रुप का हिस्सा की जो हंटर्स और एक्सप्लोरर्स से बना था। निलिया हर्ब की इमेज को गहरी नजर से देख रही होती है, फिर कहती है कि ये उसके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। वो इसे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझती है ताकि वो ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बीच स्टैंड आउट कर सके। तब कोई उसके पास आता है और उसका ध्यान टूट जाता है। वो यॉनर और लीहान होते हैं, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सिर्फ यॉनर को पहचानकर निलिया पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। बिल्कुल सीधे तरीके से दोनों पूछते हैं कि क्या निलिया उनके साथ ज्वाइन करना चाहेगी। ये सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो जाती है। आखिर उसके दिमाग में सारे नोबल्स एक जैसे होते हैं, घमंडी, और चाहे तुम उनके साथ कितना भी अच्छा बिहेव करो, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन लीहान आर्ग्यू करता है कि अगर कोई मॉन्स्टर आ गया तो अकेले होना ज्यादा डेंजरस होगा। निलिया कहती है कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। इस पर लीहान पूछता है क्यों, और तब लीहान समझ जाता है कि शायद उसे लग रहा है कि वो उसे बेट की तरह यूज करना चाहते हैं। निलिया फिर से कहती है कि वो अकेले ही जाएगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि उसे उस जंगल के डेंजर्स का अंदाजा नहीं है, और मान लो अगर वो हर्ब ढूंढ भी ले तो उसे अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। आखिर में वो कहता है कि ऐसे करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा, जिससे निलिया और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। वो उसे थोड़ा और टीज करता रहता है और आखिरकार वो मान ही जाती है। यॉनर इतनी सारी मैनिपुलेशन देखकर सोचने लगती है कि वार्डन की फैमिली अपने बच्चों को क्या सिखाती होगी। फिर वो लोग फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें ज़रूरी हर्ब ढूंढना होता है। निलिया लीड लेती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर फुर्ती से जंप करते हुए। पीछे से बाकी दोनों देखते रहते हैं और योनर उसकी हंटिंग स्किल्स देखकर काफ़ी इंप्रेस्ड हो जाती है। वो नोटिस करती है कि निलिया के मसल्स काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं और उसके हाथ बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई हमेशा बो और एरो यूज़ करता हो। ये सब सुनकर निलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अजीब सी डिस्टेंस होती है। लिहान के अराउंड एक ऑड ऑरा होता है, जैसे वो दूसरों के थॉट्स पढ़ सकता हो। लेकिन उसके थॉट्स तब ब्रेक हो जाते हैं जब लिहान बोलता है कि उसे सिर्फ इसलिए पता है कि वो हंटर है क्योंकि उसकी वेस्ट पर शैडो पेट्रोल का सिंबल लगा हुआ है।
दोनों समझ जाते हैं कि निलिया उनकी बात सुन रही थी, इसलिए वो उससे कहते हैं कि उनका वेट करें ताकि सब साथ चल सकें। निलिया थोड़ा नखरे दिखाती है और मिलने से मना कर देती है। लिहान आर्ग्यू करता है कि सिर्फ योनर ही हर्ब को पहचान सकती है, क्योंकि उसे पहले से उस प्लांट का एक्सपीरियंस है। लिहान से और इरिटेट होते हुए निलिया पूछती है कि फिर उस ग्रुप में उसका रोल क्या होगा जब वो खुद गाइड है और योनर हर्ब आइडेंटिफाई करेगी। ये जानते हुए कि अगर वो बोलेगा कि बस टैग अलोंग करना चाहता है तो निलिया खुश नहीं होगी, लिहान एक्सक्यूज देता है कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आया है। निलिया उसकी फिजिक देखकर कंक्लूड करती है कि लिहान किसी नाइट फैमिली से होगा और पूछती है कि अगर वो नाइट फैमिली से है तो ब्लू टावर में क्या कर रहा है। लिहान कामली जवाब देता है कि वो वॉर्ड फैमिली से है। ये सुनते ही निलिया शॉक हो जाती है। वो एस्टॉनिशमेंट में वॉर्ड नाम जोर से बोल पड़ती है। उसका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसने किसी भयानक मॉन्स्टर का नाम सुन लिया हो। इससे लिहान भी थोड़ा घबरा जाता है, सोचता है कि उसकी फैमिली के बारे में कैसे र्यूमर्स फैल चुके हैं। तब योनर एक्सप्लेन करती है कि नोबल फैमिलीज के बीच वार्डन्स के बारे में सबसे ज्यादा बिजार र्यूमर्स सर्कुलेट होते हैं। ये सुनकर लिहान क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये र्यूमर्स क्या हैं। काफ़ी र्यूमर्स हैं। कुछ कहते हैं कि फैमिली का पेट्रियार्क एक ड्रैगन है जिसने अनडेड फ्यूरी इंसिडेंट के दौरान अपनी आग से सारे अनडेड को जला दिया था। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसलिए उनमें मैजिक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, लेकिन इसके बदले वो अपनी इमोशंस खो देते हैं। एक और कहानी ये भी है कि फैमिली इतनी रूथलेस है क्योंकि एक बार वॉर्ड फैमिली के एक मेज ने रिबेलियन के दौरान पूरा शहर अनाहिलेट कर दिया था। ये सब सुनने के बाद लिहान को समझ आता है कि लोग उसे मॉन्स्टर की तरह क्यों देखते हैं। फिर भी वो सवाल करता है कि सिर्फ उसकी फैमिली के बारे में ही ऐसे र्यूमर्स क्यों हैं, जबकि और भी कई फैमिलीज के मेजेस बड़े इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। निलिया, जो पूरी देर उसे ऑब्जर्व कर रही थी, धीरे धीरे उसके बारे में अपनी ओपिनियन बदल लेती है। अब वो उसे एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखती है, ना कि कोई हार्टलेस मॉन्स्टर। फिर वो उसे कहती है कि इन र्यूमर्स पर रोना बंद करे और दोबारा हर्ब ढूंढने पर ध्यान दे। सर्च फिर से शुरू होती है, योनर और लिहान ग्राउंड पर चलते हुए, जबकि निलिया ट्री टॉप्स में वाइन से वाइन्स पकड़कर टार्जन की तरह स्विंग करती रहती है। तब निलिया को कुछ ऐसा दिखता है जो उसका ध्यान खींच लेता है। वो नीचे आकर दोनों को बताती है और फिर उन्हें दिखाने के लिए कहती है कि उसने क्या देखा। वो किसी बड़े क्रीचर के शैलो फुटप्रिंट्स होते हैं। वो क्यूरियस हो जाती है कि ये किस चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन योनर पोलाइट रहने की कोशिश के बावजूद बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगती। योनर के रिएक्शन को देखकर निलिया को अजीब सा लगता है कि शायद वही अकेली है जिसे ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन लिहान भी उस चीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड लगता है। ये देखकर निलिया काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है और साथ ही खुश भी। वो लिहान से पूछती है कि क्या उसे सच में ये इंटरेस्टिंग लगा, और लिहान तुरंत जवाब देता है, पूछता है कि उसे इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगेगा। निलिया के लिए ये काफ़ी स्ट्रेंज होता है कि कोई नोबल फैमिली का बंदा वाइल्ड लाइफ से इतना फैसिनेटेड हो। थोड़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करते हुए निलिया बात खत्म कर देती है और उन्हें वॉर्न करती है कि ऐसी चीज़ों से हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, खासकर इस फॉरेस्ट में ये कहना मुश्किल है कि वहाँ क्या रहता है। आखिरकार कई र्यूमर्स हैं कि इस जंगल में अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी और हवा मॉन्स्टर्स के माना से भरी हुई है, इसलिए यहाँ उनकी प्रेजेंस हमेशा होती है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियली बनाए गए मॉन्स्टर्स भी मिल सकते हैं। इस पॉइंट के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अपना रूट चेंज करेंगे और फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे ताकि मॉन्स्टर एम्बुश का रिस्क कम हो। फिर लिहान निलिया से पूछता है कि क्या वो उसे फॉरेस्ट में चलना सिखाएगी। निलिया को डाउट होता है कि लिहान सीख पाएगा, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसकी परसिस्टेंस देखकर निलिया मुड़कर उससे बात करती है। चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वो उसे चैलेंज करती है कि देखती है कि वो कितनी दूर तक जा पाता है। फिर वो दोबारा हर्ब ढूंढने निकल पड़ते हैं। तीनों फॉरेस्ट में चलते रहते हैं और आखिरकार उन्हें हर्ब मिल जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उस जगह सिर्फ 2 ही हर्ब होते हैं। योनर सजेस्ट करती है कि कहीं और जाकर और ढूंढना चाहिए, लेकिन बाकी दोनों चुप हो जाते हैं और उसके पीछे घूरने लगते हैं। जब योनर भी मुड़कर देखती है तो वो तुरंत घबरा जाती है। एक क्रीचर उनकी तरफ आ रहा होता है, एक जायंट बोर। वो बोर उनकी तरफ गुस्से से घूरता है। लिहान वॉर्न करता है कि ये कोई नॉर्मल बोर नहीं है। बोर अटैक स्टैंस लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वेपन्स ना होने की वजह से लिहान अपनी मैजिक वॉन्ड निकालता है और उसे वेपन की तरह यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इस दुनिया में वॉन्ड का साइज यूजर अपनी मर्जी से कभी भी मॉडिफाई कर सकता है। इसी वजह से लिहान अपनी वॉन्ड को एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर निलिया काफी इंप्रेस हो जाती है और उसे उस फैमिली की याद आ जाती है जिससे लिहान बिलोंग करता है। वॉर्ड फैमिली ग्रेट मेजर्स की फैमिली है, जो ज्यादा संभावना है कि स्कूल जाने से पहले ही मैजिक सीखना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ लिहान क्रीचर का सामना करने के लिए रेडी होता है, लेकिन निलिया उसे बताती है कि अगर ये काम ना करे तो उसे भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो क्रीचर का ध्यान भटका देगी ताकि बाकी दोनों एस्केप कर सकें। योनर और लिहान दोनों निलिया की सेल्फलेसनेस से इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन निलिया शर्माते हुए जवाब देती है कि उन तीनों में से सिर्फ वही ये कर पाने के काबिल है। लिहान उसका थैंक्स करता है और बोर गुस्से में उसकी तरफ चार्ज करता है। निलिया को लगता है जैसे लिहान अब कोई पावरफुल मैजिक यूज करने वाला है ताकि बोर को हरा सके।
अपनी स्पीयर वॉन्ड को जोर से पकड़कर लेहन खुद को रेडी करता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जब लेहन 10 साल का था और उसे ये सिखाया जा रहा था कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग वेपन्स का यूज करना कितना जरूरी होता है। सिर्फ इसी तरह एक इंसान एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से गुजर सकता है और अपने वेपन में माना इन्फ्यूज कर सकता है, जिससे एक ऑरा क्रिएट होता है। लेकिन बहुत कम लोग ही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। लेहन, जिसे ऑरा के बारे में इतनी ट्रेनिंग दी जा रही थी, उससे इसका कोई मतलब नहीं लगता था, क्योंकि वो सिर्फ एक मेज बनना चाहता था। उसने आर्टलॉन्ग से कहा था कि उसे अपने बॉडी को ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं लगती, लेकिन आर्टलॉन्ग ने लेहन की बात बिल्कुल गलत समझ ली। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने आर्टलॉन्ग को और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया लेहन को एक ऑरा यूजर बनाने के लिए ट्रेन करने में। वापस प्रेजेंट में हम लेहन को अपनी वॉन्ड स्पीयर के साथ चार्ज करते हुए देखते हैं। वो स्पीयर को बोर के मुंह में घुसा देता है। बाकी दोनों उसकी इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से शॉक हो जाते हैं। बोर दर्द से चिल्लाता है और फिर जमीन पर गिरकर मर जाता है। दोनों को जो कुछ उन्होंने देखा उस पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगा था लेहन मैजिक यूज करके बोर को मारेगा, ना कि सिर्फ अपनी वॉन्ड को वेपन की तरह यूज करेगा। वॉन्ड ऑब्वियसली काफी ड्यूरेबल होती है और फिजिकल बैटल्स में यूज हो सकती है, लेकिन सिर्फ वॉन्ड के दम पर एक मॉन्स्टर बन चुके बोर को मारना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। असल वजह यह थी कि लेहन ने उस अटैक में अनकॉन्शियसली माना यूज कर लिया था। प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते उसने कुछ ऐसा यूज किया जो ऑरा जैसा था। इसके बाद वो एंश्योर करते हैं कि बोर सच में मर चुका है। कंफर्म होने के बाद नीलिया बोर के मुंह से वॉन्ड निकालकर लेहन को वापस दे देती है। लेहन अभी भी जमीन पर बैठा होता है, शॉक से रिकवर करते हुए, और सोचता है कि क्या क्लास का इतना डेंजरस होना नॉर्मल है। तभी उन्हें दूर से स्क्रीम्स सुनाई देती हैं। वो तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। तीनों स्क्रीम्स की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले नीलिया सिचुएशन असेस करती है। जिस क्लिफ पर वो खड़े होते हैं उसके नीचे कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल उन्हीं जैसे चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं। क्योंकि नीचे काफी स्टूडेंट्स साथ में होते हैं, लेहन सजेस्ट करता है कि फिलहाल सिचुएशन ऑब्जर्व करनी चाहिए। नीचे एक स्टूडेंट क्रीचर का सामना करने का फैसला करता है। ये स्टूडेंट एशन डैलर्ड होता है। योनर सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी पहचान लेती है। डैलर्ड फैमिली एक बहुत ही फेमस अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, लगभग एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर्स जैसे। इसी वजह से लेहन को लगता है कि शायद वो बोर को हैंडल कर लेगा। प्रिंसेस के सामने अपने नाइट की तरह खड़ा एशन काफी कॉन्फिडेंट लगता है। वो बोर पर चिल्लाता है और डिक्लेयर करता है कि वो उसकी सारी मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकता है। बोर एशन पर चार्ज करता है और एशन साइड में डॉज कर जाता है। मौका देखकर एशन बोर पर स्ट्राइक करता है, लेकिन वो ब्लो इफेक्टिव नहीं होता। सिर्फ एक छोटा सा वूंड लगता है और बोर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बोर एक पावरफुल किक मारता है जिससे एशन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उसके बाद बोर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है। तब कोई आगे बढ़कर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। वो प्रिंसेस होती है जो सबको डिफेंड करने के लिए खुद आगे आती है। नीलिया प्रिंसेस की करज देखकर इंप्रेस हो जाती है, जबकि योनर लेहन से पूछती है कि क्या वो कुछ करेगा। लेहन चुप रहता है, बस ऑब्जर्व करता हुआ। बोर धीरे धीरे प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंसेस सोचने लगती है कि क्या करे। वॉन्ड हाथ में पकड़कर वो बोर का सामना करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही बोर पर पीछे से अटैक होता है। कंफ्यूज होकर प्रिंसेस सीन देखती है, समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। बोर फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके पीछे लेहन खड़ा होता है, थैंकफुल कि उस पर अटैक से पहले किसी का ध्यान नहीं गया। नीलिया उसके साथ होती है और एक्सप्लेन करती है कि हवा और पोजिशनिंग का यूज करके एनिमी के पास अप्रोच करना इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसेस लेहन को देखती है और उसे पहचान लेती है। वो फॉर्मली उसका थैंक्स करती है और लेहन भी उतनी ही फॉर्मेलिटी के साथ जवाब देता है। ये सब देखकर नीलिया योनर से पूछती है कि जब वो सेम ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी फॉर्मेलिटी क्यों। प्रिंसेस प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद का बदला चुकाएगी। लेहन तुरंत एक फेवर मांग लेता है और कहता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट मान ले। ये सुनकर प्रिंसेस नर्वस हो जाती है, सोचती है कि वो क्या मांगने वाला है। फिर लेहन पूछता है कि स्कूल में कौन सी क्लासेस लेने से अच्छे रिजल्ट्स पाने का सबसे ईजी पाथ मिलेगा। ये सुनकर प्रिंसेस काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वॉर्ड फैमिली का कोई मेंबर इतना ईजी वे ढूंढेगा। उसे लगता है लेहन बस उसे प्रवोक कर रहा है। लेकिन लेहन अपनी इनोसेंसी स्माइल के साथ फिर से पूछता है कि क्या उसे ईजीएस्ट मेथड पता है। तभी फॉरेस्ट के अंदर से कोई आवाज आती है जो क्लेम करती है कि उसके सवालों के जवाब उसके पास हैं। ये आवाज सुनकर लेहन अचानक नर्वस हो जाता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। उसे लगता है जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में भी किसी ऐसी ही सिचुएशन से गुजरा हो। एक अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत फेमिलियर फीलिंग उस पर हावी हो जाती है। उसके पीछे से कोई उसका सरनेम लेकर पुकारता है। वो उसका प्रोफेसर होता है जो लेहन के सवाल का जवाब देता है।
और कहता है कि एल्केमी क्लास ही वो जगह है जहां उसे वो ईज मिलेगी जो वो ढूंढ रहा है। एल्केमी प्रोफेसर और उसके पास्ट लाइफ के टीचर्स के बीच एक अजीब सी रिजेम्बलेंस होती है। लिहान शॉक हो जाता है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है, ये कहते हुए कि उसे ऐसी सिचुएशंस हैंडल करना पहले से आता है। चेहरे पर एक फेक स्माइल लाकर वो रिप्लाई करता है कि ऐसी चीज सिर्फ पैशन और लव से ही पॉसिबल होती है। ग्रेग कहता है कि वो इसी जवाब की उम्मीद कर रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो लिहान को उसका पैशन और लव ढूंढने में मदद करेगा। बाकी स्टूडेंट्स और हत्ता की आर्ट भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि लिहान ने एक और टीचर का अटेंशन कैसे अट्रैक्ट कर लिया। इस दौरान यूरेग्लियम सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। स्टूडेंट्स के साथ सिचुएशन असेस करने के बाद यूरेग्लियम डिसाइड करता है कि आज के लिए लेसन यही खत्म किया जाए, लेकिन वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करता है कि सिर्फ 2 ग्रुप्स का ही बोर से एनकाउंटर हुआ। वो स्टूडेंट्स को समझाता है कि उसका इंटेंशन सिर्फ हर्ब्स ढूंढवाना नहीं था, उसका असली गोल था कि सबको उन पॉसिबल सिचुएशंस का एक्सपीरियंस मिले जो हर्ब गैदरिंग के दौरान आ सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग एक एल्केमिस्ट को हर तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर काफी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। योनर पूछती है कि क्या उसे सच में वो हर्ब चाहिए थी, जबकि उन तीनों को सिर्फ 2 हर्ब्स के लिए इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ा। यूरेग्लियम, जिसे लगा ही नहीं था कि कोई हर्ब्स ढूंढ पाएगा, तीनों से काफी इंप्रेस्ड होता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो उनकी टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि उन्होंने उसकी क्लास पास कर ली है। आखिर में वो लिहान से कहता है कि उसके लिए बेस्ट यही होगा कि वो उसकी क्लास में ही बना रहे। ये सुनकर लिहान थोड़ा पेसिमिस्टिक हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो ट्रबल में फंस गया है। चॉइस ना होने की वजह से लिहान सीधा झूठ बोल देता है और कहता है कि वो हमेशा से एल्केमी सीखना चाहता था। ये सुनकर यूरेग्लियम को लगता है कि लिहान अपनी एज से काफी ज्यादा मैच्योर है। फिर वो लिहान को बताता है कि बोर को मारने और हर्ब्स ढूंढने के रिवॉर्ड में उसे एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। ये प्रिविलेज ये होता है कि लिहान और बाकी दोनों जब चाहें फॉरेस्ट में उसकी कैबिन यूज कर सकते हैं। तुरंत ही लिहान इमेजिन कर लेता है कि शायद टीचर उसे अपनी कैबिन में घर के काम करवाएगा। यूरेग्लियम नोटिस करता है कि लिहान ने गलत समझ लिया है और कहता है कि वो इसे थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन करेगा। यूरेग्लियम के अकॉर्डिंग अकेडमी के नए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फूड की स्कैर्सिटी। चाहे अभी तक लिहान को प्रॉब्लम ना हुई हो, लेकिन आगे जाकर जरूर होगी। लिहान सोचने लगता है कि अकेडमी में उनके पास सिर्फ लिमिटेड फूड ऑप्शंस हैं। ब्लू टावर के नोबल्स के लिए ये काफी इनकन्वीनियंट बात है। यूरेग्लियम फिर कहता है कि उसकी कैबिन में हर तरह के इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस अवेलेबल हैं। ये सुनते ही लिहान तुरंत समझ जाता है कि प्रोफेसर क्या कहना चाह रहा है। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जब चाहे तब फ्री बफे एंजॉय कर सकता है। ये सोचकर वो एल्केमी क्लास अटेंड करने के लिए और भी मोटिवेटेड हो जाता है, जो यूरेग्लियम को और खुश कर देता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि प्रोफेसर ने उन पर बोर छोड़ दिया था। इसी बीच लिहान अब स्कूल में होने वाली किसी भी अजीब चीज से सरप्राइज नहीं होता। इस वक्त उसे सिर्फ एक ही चीज की चिंता होती है। टाइम पास होता है और अब हम फॉरेस्ट के बीच एक कैबिन देखते हैं जिसके पास एक सुंदर सी रिवर बह रही होती है। हम देखते हैं कि तीनों मिलकर बोर को उठाकर कैबिन तक लाते हैं। कैबिन पहुंचकर लिहान थोड़ा रिलैक्स करता है, उसे रिलीफ फील होता है। अब उसका गोल होता है जायंट बोर को बुचर करना। योनर उसे आवाज देती है, कुछ कहना चाहती है। थोड़ी अनकंफर्टेबल लगते हुए भी वो पूछती है कि क्या वो मदद कर सकती है और बोर काट सकती है। बदले में वो मीट का कुछ हिस्सा चाहती है। नीलिया को डाउट होता है कि नोबल्स बोर बुचर कर पाएंगे या नहीं। लिहान सिर्फ उसका नाम लेता है, फिर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या उसे मीट खाना नहीं है। तुरंत ही नीलिया भी वही सीरियस एक्सप्रेशन बना लेती है जो बाकी दोनों का होता है। वो आंखें बंद करके सोचती है और आखिर में डिसाइड करती है कि मीट खाने के बदले वो मदद करेगी। इसके बाद हम लिहान को सोचते हुए देखते हैं कि दोनों लड़कियां बोर बुचर करने में उसकी मदद कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद यूरेग्लियम जरूरी इक्विपमेंट के साथ वहां आ जाता है। फिर वो सब मिलकर बुचरिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। नीलिया ध्यान से देखती है जब लिहान बोर को काट रहा होता है। ये नोटिस करके कि वो काफी अच्छा कर रहा है, उसे लगता है कि क्या ये नॉर्मल है कि कुछ नोबल्स को ये सब आता है। टाइम के साथ वो मीट के सबसे इंपॉर्टेंट कट्स अलग कर लेते हैं। इंटेस्टाइन्स का यूज वो लोग सॉसेजेस बनाने के लिए डिसाइड करते हैं। लिहान मीट को स्मोक करने का फैसला करता है ताकि वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहे। यूरेग्लियम ये सब देखकर फिर से इंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसके नॉलेज के हिसाब से ठंडी जगह पर रखने के बाद भी मीट स्पॉइल हो सकता है, इसलिए स्मोकिंग ही बेस्ट तरीका है। युगोलिन लिहान के टैलेंट से और भी ज्यादा इंप्रेस्ड होता है। उसने उसकी एक्सपेक्टेशन से भी अधिक परफॉर्म किया होता है।
तभी उसके थॉट्स उसके पेट की आवाज से ब्रेक हो जाते हैं। प्रोफेसर का स्टमक ग्राउल सुनकर लिहान पूछता है कि क्या वो भूखा है। फिर लिहान वही मीट कुक करना शुरू कर देता है जो उसने काटा था, जबकि यूरेग्लियम कैबिन से कुछ इंग्रेडिएंट्स ले आता है। थोड़ी देर बाद वो लोग टेबल सेट करते हैं और फाइनली सब खाना सर्व कर लेते हैं। युगोलिन अपने लिए ब्रेड के साथ 2 पीसेस मीट का सैंडविच बनाता है। नीलिया और योनर ब्रेड के साथ मीट और कैबिन से लाई हुई जैम को कंबाइन करती हैं। सब लोग खाने से काफी खुश होते हैं, खासकर जैम की वजह से, जो मीट को एक स्वीट फ्लेवर दे देता है। लेहान बस इतना कहता है कि उसे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, इसके लिए वो ग्रेटफुल है। इस तरह वो लोग अपना मील फिनिश करते हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करते हुए। बहुत ज्यादा खाने के बाद भी काफी बोर मीट बचा रहता है। अब योनर और लेहान को सोचना होता है कि बचे हुए मीट का क्या करें। दोनों चुप हो जाते हैं सोचते हुए। तब नीलिया सजेस्ट करती है कि बचा हुआ मीट बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना चाहिए। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें अचानक समझ आ गया हो कि क्या करना है। वो नीलिया के सजेशन को इग्नोर कर देते हैं और स्टूडेंट्स को मीट बेचने के बारे में बात करने लगते हैं। उनका प्लान होता है ब्लू ड्रैगन टावर के नोबल्स को मीट बेचने का। ये सुनकर नीलिया शॉक हो जाती है उनकी ग्रीड देखकर। अभी उसे पता नहीं होता, लेकिन योनर और लीहान के मन में फ्यूचर प्लान्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। थोड़ी स्केप्टिकल होकर नीलिया पूछती है कि क्या वो सच में सारा मीट सिर्फ पैसे के लिए बेचना चाहते हैं। वो लोग पूछते हैं कि क्या वो भी उनके साथ ज्वाइन करेगी, लेकिन नीलिया कहती है कि वो अपना हिस्सा अपने दोस्तों को दे देगी। उन दोनों के लिए ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि जो चीज़ प्रॉफिट के लिए बेची जा सकती है उसे फ्री में दे दिया जाए। यूरेगलम उन तीनों को बहस करते हुए देखकर हंसा देता है। उसके लिए ये तीनों काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन साथ ही काफी ट्रबलसम भी हो सकते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर यूरेगलम आसमान की तरफ मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब उसके दिन काफी ज्यादा लाइवली होने वाले हैं। टाइम पास होता है और हम वापस ब्लू ड्रैगन टावर में आ जाते हैं। वहाँ एक अजीब सी स्मेल फैली होती है। आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स अरोमा नोटिस करने लगते हैं। ये रोस्टेड मीट की स्मेल होती है। नोबल्स टावर के पास कुछ लोग मीट ग्रिल कर रहे होते हैं। योनर और लीहैन वहाँ खड़े मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या कोई भूखा है। नोबल्स ये सब देखकर स्टार्टल्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दोनों से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। लीहैन कोई जवाब नहीं देता, बस उन्हें बैठने के लिए इन्वाइट करता है और कहता है कि वो उन्हें सर्व करेगा। ये देखकर नोबल्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, भूख से ड्रूल करते हुए। लेकिन ये फ्री नहीं होता, हर पर्सन के लिए 2 सिल्वर कॉइंस लगते हैं। खाना खाने के बाद नोबल्स इमोशनल हो जाते हैं। इतने टाइम बाद मीट मिलने पर ग्रेटफुल फील करते हैं। सब लोग खुशी से चीयर करते हैं और प्रोटैगनिस्ट और योनर के सरनेम्स जोर जोर से चिल्लाते हैं। योनर और लीहैन खुश हो जाते हैं कि उन्होंने इतनी महंगी प्राइस पर इतना सारा खाना बेच दिया। दोनों एक दूसरे को मिस्चिवस स्माइल देते हैं, अपने प्रॉफिट से काफी प्लीज्ड होते हुए। बाहर से आवाज सुनकर गनांडो भूखा टावर से बाहर निकलता है। अचानक उसकी नजर अपने सामने रखे मीट के ढेर पर पड़ती है। लीहैन उसे देख लेता है और ग्रीट करता है, फिर उसे खाने के लिए कहता है। प्रिंस टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मीट को छूने वाला होता है, लीहैन बीच में आ जाता है और उसे रोककर एक सिल्वर कॉइन मांगता है। गनांडो पूछता है कि क्या वो सच में उससे चार्ज कर रहा है और कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। पॉकेट से कुछ निकालते हुए लीहैन कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी पॉकेट से एक लोन कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और गनांडो से कहता है कि साइन कर दे ताकि वो अपने मील के पैसे बाद में दे सके। ये देखकर गनांडो नर्वस हो जाता है, कांपते हुए, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। फिर वो इमोशंस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, चिल्लाते हुए कहता है कि लीहैन उसके लिए कितना काइंड है। वो खुशी के आंसू तक बहा देता है, ये सोचकर कि उसे इतना अच्छा फ्रेंड मिल गया है। उसके पीछे योनर और लीहैन मुस्कुराते हुए उसे खाते देखते रहते हैं। इसी के साथ दिन खत्म हो जाता है और सब लोग सैटिस्फाइड फील करते हैं। अगला दिन आता है और अब सब स्टूडेंट्स को अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जाना होता है। सब क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास बेसिक पर्सनालिटी एजुकेशन फॉर मैजिक पर होती है। वहां 2 नोबल्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसी क्लास नोबल्स के लिए भी जरूरी है, और उनकी एरोगेंस देखकर लीहैन को हंसी आ जाती है। सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, तभी उन्हें एक फेमिलियर आवाज ग्रीट करती है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत पहचान लेता है, ये वही क्रेजी लिच है जो फर्स्ट डे मिला था, लेकिन अब वो उनका नया टीचर होता है। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि लगभग 1 महीने में सब ने अपना खाना अरेंज कर लिया है। ये सुनकर ब्लू हेयर वाला एक नोबल पूछता है कि क्या हेडमास्टर को सच में लगा था कि सब अपने आप खाना ढूंढ लेंगे। जैसे ही वो और कंप्लेन करने लगता है, हेडमास्टर अपनी मैजिक से उसे चुप करा देता है। उसके बाद मॉकिंग स्माइल के साथ हेडमास्टर कहता है कि उसे खुशी है कि सबने समझ लिया कि उन्हें क्या करना था। अपने मन में वो सोचता है कि इस साल ब्लू ड्रैगन टावर का डेवलपमेंट काफी फास्ट हो रहा है। आमतौर पर ब्लैक टर्टल टावर फर्स्ट रैंक पर होता है और व्हाइट टाइगर टावर सेकंड पर। ब्लू ड्रैगन टावर, जिसमें सिर्फ नोबल्स होते हैं, यूजुअली सबसे स्लो होता है। अब नोबल्स को अच्छा परफॉर्म करते देखकर हेडमास्टर खुश होता है, लेकिन वो जानता है कि ये सब एक ही इंसान की वजह से पॉसिबल हुआ है, लीहैन।
हेडमास्टर के लिए ली हैन बाकी सबसे अलग है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी प्रेस्टीजियस फैमिली से आता है। एक अच्छा मैजिक बनने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, और नए नोबल स्टूडेंट्स के साथ हेडमास्टर को अक्सर प्रॉब्लम होती है। तब ब्लू हेयर वाला नोबल हेडमास्टर से पूछता है कि इस लेसन का पर्पस क्या है। हेडमास्टर उसके क्वेश्चन की तारीफ करता है, लेकिन जवाब देने से पहले उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है। स्टूडेंट कहता है कि उसे नहीं पता। फिर हेडमास्टर एक्सप्लेन करता है कि ये लेसन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्परर ने उसे उन ग्रेजुएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो अकेडमी से निकलकर एम्पायर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये सुनकर स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। गुस्से में हेडमास्टर कहता है कि सीनियर स्टूडेंट्स ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फिर भी अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। गुस्से और थ्रेटनिंग टोन में हेडमास्टर पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स लेसन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं या नहीं। अपनी बात कंटिन्यू करते हुए वो कहता है कि कोई भी मैजिक अलग नहीं है और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिर वो सब स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि बुक का एक ही पेज साथ मिलकर पढ़ें। वो पेज दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के बारे में होता है। पहले धीरे बोलने पर वो सेटिस्फाइड नहीं होता और उन्हें और जोर से बोलने को कहता है। फिर सब मिलकर चिल्लाते हैं कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनकी आवाज़ फिर से स्कूल के बाहर तक सुनाई देती है। आखिर में हेडमास्टर कहता है कि उसे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के बाद सब थोड़े ज्यादा काइंड बन गए होंगे। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसे 2 स्टूडेंट्स चाहिए। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स आंखों से आंखें मिलाना अवॉइड करने लगते हैं। स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखकर ली हैन वॉलंटियर करने का सोचता है, लेकिन हेडमास्टर उन्हें धमकाता है, कहता है कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो सबको और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। ली हैन फिर खुद इनिशिएटिव लेता है, ये सोचकर कि शायद इससे उसे कुछ फायदा मिल जाए। हेडमास्टर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और चेहरे पर एक मलिशियस सी स्माइल आ जाती है। लगता है उसे ये पसंद आया कि प्रोटैगनिस्ट ने खुद वॉलंटियर किया। प्रोटैगनिस्ट भी एक फेक स्माइल के साथ कहता है कि अपने टीचर की मदद करना उसके लिए एक ऑनर है, लेकिन हेडमास्टर उसकी झूठी मुस्कान को समझ जाता है और कहता है कि उसे झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी वो उसे एक एक्शन लेने वाला इंसान होने के लिए प्रेज करता है। उसके पास खड़ा गनांडो पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है जो हेडमास्टर की मदद करना चाहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हेडमास्टर के साथ इन्वॉल्व होने पर क्या हो सकता है। तब एक और स्टूडेंट आकर गनांडो को बताता है कि प्रोटैगनिस्ट असल में सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। बिना ज्यादा सोचे प्रिंस तुरंत उसकी बात मान लेता है। गनांडो अपने प्यारे दोस्त के साथ जाने का सोचता है, लेकिन वो इतना डर जाता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता। तब ऐश और डॉलर आगे आकर हेडमास्टर की मदद के लिए वॉलंटियर कर देते हैं। हेडमास्टर तुरंत ऐशन को पहचान लेता है और उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी। ली हैन ऐशन को देखता है और सोचता है कि कहीं उसके दिमाग में भी वही आइडिया तो नहीं था, हेडमास्टर से फायदा उठाना। ऐशन फिर अपने चश्मे एडजस्ट करता है, जैसे कूल दिखने की कोशिश कर रहा हो। पीछे मुड़कर वो ली हैन से कहता है कि अब वो एल्केमी क्लास में मदद का कर्ज चुकाने वाला है। ली हैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ऐशन जवाब देता है कि दालकाट फैमिली में हर कर्ज चुकाया जाता है। अचानक हेडमास्टर उनकी बात काट देता है और कहता है कि उसे उनकी मदद तुरंत चाहिए। फिर वो उन्हें उनका टास्क देता है, मैजिक का यूज करके कुछ पेपर्स को हवा में फ्लोट करना और उन पर नेक्स्ट क्लास के सारे सेफ्टी रूल्स कॉपी करना। समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। तब कोई गुस्से में कहता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा। ये ऐशन होता है जो हेडमास्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही होती हैं क्योंकि हेडमास्टर ने उसे ऐसा काम दे दिया था जो इजीली मैजिक से किया जा सकता था। उसके पास ली हैन खड़ा होता है जो ऐशन के इतने गुस्से को देखकर थोड़ा कंसर्न्ड होता है। हेडमास्टर ने उन्हें इस सिचुएशन में इसलिए डाला था ताकि वो मैजिक को काम के लिए यूज करने की कोशिश करें, लेकिन ली हैन समझ नहीं पाता कि वो ऐसा कैसे करें जब वो बेसिक मैजिक भी यूज नहीं कर सकते। फिर वो अपनी डेस्क से उठता है, इस छोटी सी उम्मीद के साथ कि शायद हेडमास्टर ने कोई क्लू छोड़ रखा हो। ऐशन उसे हेडमास्टर की डेस्क की तरफ जाते हुए पूछता है कि वो क्या कर रहा है। ली हैन जवाब देता है कि वो हेडमास्टर की डेस्क चेक कर रहा है, शायद मदद के लिए कोई हिंट मिल जाए। और वैसे भी किसी ने ये नहीं कहा था कि ये गलत है, इसलिए इसे चोरी भी नहीं माना जा सकता। पहले तो ऐशन बिल्कुल चुप रह जाता है, फिर वो कंक्लूड करता है कि कुछ सिचुएशंस में चोरी करना गलत नहीं होता। इसलिए दोनों मिलकर हेडमास्टर का सामान सर्च करने लगते हैं। सबसे पहले ली हैन को कुछ अजीब मिलता है, एक ड्रॉर जिसमें से हरा सा ग्लो आ रहा होता है। वो ऐशन को बुलाकर कहता है कि उसे उसमें से माना फील हो रही है। दोनों ड्रॉर को घूरने लगते हैं, थोड़े हेजिटेंट होते हैं, लेकिन फिर ऐशन इनिशिएटिव लेता है और ड्रॉर खोल देता है। ड्रॉर खुलते ही एक स्कल बाहर आ जाता है जो बिल्कुल हेडमास्टर के सिर जैसा दिखता है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ली हैन पहचान लेता है कि ये इल्यूजन मैजिक है। इल्यूजन बोलना शुरू करता है जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या करना चाहते थे, लेकिन जवाब देने से पहले वो उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि अगर वो ये बेसिक चीज भी फिगर आउट ना कर पाए तो कितना पथेटिक होगा। मजाक के बाद इल्यूजन उन्हें बेसिक कंट्रोल मैजिक सर्कल देता है और फिर गायब हो जाता है। ऐशन का शरीर कांप उठता है जब उसे हेडमास्टर के इरादों का एहसास होता है। और भी ज्यादा गुस्से में आकर वो हेडमास्टर के टीचिंग मेथड्स पर चिल्लाता है। वो ये भी सोचता है कि ली हैन के साथ जाकर हेडमास्टर से कंप्लेन करे,
लेकिन उसे हैरानी होती है जब लीहान इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है कि हेडमास्टर उनसे क्या करवाना चाहता है। एशन उसे ट्रेटर बोलता है क्योंकि वो हेडमास्टर की बात मान रहा होता है। लीहान आर्ग्यू करता है कि एक पागल हेडमास्टर से कंप्लेन करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात एशन को कन्विंस कर लेती है। वो मान लेता है कि सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी दोनों मैजिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इस मैजिक के लिए उन्हें अपनी विल पावर यूज करनी होती है और इनकैंटेशन और मूवमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना होता है, तभी मैजिक सक्सेसफुली परफॉर्म होती है। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद एशन अपना माना एग्जॉस्ट कर देता है। लीहान सोचता है कि इनकैंटेशन के मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है। उसके लिए माना फील्ड्स के साथ अपनी मूवमेंट्स को अलाइन करना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यूनिसाइकिल पर बैलेंस बनाते हुए जगलिंग करना। फिर वो खुद को शांत करता है और मैजिक पर फोकस करता है। खुद को मोटिवेट करने के लिए वो अपनी पिछली जिंदगी के मुश्किल पल याद करता है। उसका दिमाग शांत हो जाता है और वो सही तरीके से मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करने लगता है। आखिर में वो चिल्लाता है, मूव। मैजिक क्विल में फ्लो होने लगती है। क्विल हिलने लगता है और फिर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर लीहान खुश हो जाता है। एशन एक बार फिर उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर लीहान क्विल को राइट साइड ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्विल तेजी से विंडो की तरफ उड़ता है और शीशा तोड़ देता है। लीहान समझ नहीं पाता कि क्या हुआ और बिल्कुल स्टार्टल्ड हो जाता है। क्विल इतनी फोर्स से उड़ा था कि वो तब जाकर रुका जब वो एक पेड़ से टकरा गया। कुछ वक्त बाद लीहान समझता है कि इस मैजिक के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। स्पेल को सिर्फ इनकैंटेशन तक लिमिटेड नहीं रखना होता, बल्कि माना को भी कंटिन्यूसली कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छी बात यह थी कि माना कंट्रोल उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसलिए प्रोटैगनिस्ट दोबारा कोशिश करता है। वो फोकस्ड रहता है और धीरे धीरे क्विल पर कंट्रोल पा लेता है। लेकिन तभी अचानक हेडमास्टर रूम में आ जाता है और कहता है कि वो अपनी मैजिक से काम खत्म कर देगा। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से लीहान फिर से क्विल पर कंट्रोल खो देता है। क्विल रूम के अंदर इधर उधर पागलों की तरह उड़ने लगता है और सीधा हेडमास्टर की तरफ बढ़ता है। क्विल सीधा उसके सिर पर लगता है। लीहान डर जाता है। उसे लगता है कि उसने अभी अभी हेडमास्टर पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ एशन को ये काफी कूल लगता है। पर्सपेक्टिव जब हेडमास्टर की तरफ शिफ्ट होता है तो दिखाया जाता है कि क्विल उससे छूते ही क्रम्बल हो जाता है। हेडमास्टर ये सब देखकर एक बार फिर लीहान की तारीफ करता है, कहकर कि उसने फिर से उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हेडमास्टर को जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडमास्टर का मूड अच्छा देखकर लीहान मौका लेता है और उससे कंट्रोल के बारे में कुछ टिप्स मांगता है। ये सुनकर हेडमास्टर समझ जाता है कि प्रोटैगनिस्ट स्पेल कंप्लीट करने के बावजूद अभी भी ऑब्जेक्ट कंट्रोल में स्ट्रगल कर रहा है। वो कहता है कि ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है। ये सुनकर लीहान को थोड़ा रिलीफ मिलता है, सोचकर कि ये प्रॉब्लम उसके माना की वजह से नहीं है। लेकिन तुरंत ही हेडमास्टर कहता है कि ये सब झूठ था और असली मुश्किल स्पेल को एग्जीक्यूट करना होता है। वो आगे ऐड करता है कि ऑब्जेक्ट कंट्रोल सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए मुश्किल होता है। अगर लीहान इसे ठीक करना चाहता है तो उसे खुद ही इसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस जवाब से लीहान बहुत इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक फोर्स्ड स्माइल के साथ हेडमास्टर को थैंक्स कहता है। उसका ये एटीट्यूड हेडमास्टर को इरिटेट कर देता है और उसे अपनी ही मौकरी थोड़ी ऑकवर्ड लगने लगती है। वो कहता है कि अगर ये कोई और लड़का होता तो उसे और भी ज्यादा मजा आता। फिर हेडमास्टर अपनी मैजिक से दोनों को एनवेलप कर लेता है और लीहान से कहता है कि जैसे जैसे वो मैजिक यूज करेगा उसका मैजिक का ज्ञान बढ़ता जाएगा। आखिर में वो दोनों को जाकर खाना खाने को कहता है और लीहान को टेलीपोर्ट करके कैफेटेरिया भेज देता है। टेलीपोर्ट होते ही लीहान थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही संभल लेता है और एक स्टाइलिश पोज में लैंड करता है। उठते हुए वो कंप्लेन करता है कि जब उन्हें एक्चुअली जरूरत होती है तब हेडमास्टर ने कभी ये मैजिक यूज नहीं की, लेकिन अब उसे बस भेजने के लिए यूज कर दिया। तभी उसे एहसास होता है कि कैफेटेरिया में सिर्फ वही अकेला है। आसपास देखता है लेकिन कोई और नहीं होता। फिर वो टेबल पर जाकर रोटी और चावल खाने लगता है। वैसे उसके पास थोड़ा सा मीट भी सेव्ड होता है। खाते वक्त पीछे से एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिंसेस आरनार उससे ग्रीट करती है। लीहान हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस यहाँ मिलेगी। वो पोलाइटली खड़ा होता है और पूछता है कि प्रिंसेस यहाँ कैसे आई। प्रिंसेस उसे एक पेपर देती है, वो इन्फॉर्मेशन जो लीहान ने पहले रिक्वेस्ट की थी। लीहान ग्रेटफुल महसूस करता है और उसे धन्यवाद देता है। पेपर खोलते ही उसकी नज़र एक चीज़ पर टिक जाती है। पेपर में पॉपुलर कोर्सेज की डिटेल्स होती हैं, ना कि ऐसे कोर्सेज जो इजीली हाई ग्रेड्स दिला सकें। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वो देखता है कि एल्केमी कोर्स भी पॉपुलर कोर्सेज में लिस्टेड है। वो प्रिंसेस को बताता है कि वो ऐसे कोर्सेज ढूंढ रहा है जिसमें हाई ग्रेड्स पाना आसान हो। ये सुनकर प्रिंसेस कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाह रहा है। लीहान समझाता है कि पॉपुलर कोर्सेज असल में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत होता है और वो यही नहीं चाहता। एक्सप्लेनेशन के बाद प्रिंसेस को फाइनली समझ में आ जाता है। उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब उसे पता चलता है कि वार्डन फैमिली का एक मेंबर स्कूल में शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि लीहान के बारे में उसकी पहली इंप्रेशन बिल्कुल गलत थी।
अचानक प्रिंसेस अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और वही चीज निकालती है जो लीहान चाहता था। लीहान का चेहरा तुरंत बदल जाता है, जैसे किसी को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। पेपर पर 3 कोर्सेस लिस्टेड होते हैं। पहला है बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप, जो मैजिक एकेडमी में बहुत कम लोग अटेंड करते हैं। दूसरा है बेसिक मैजिकल कॉम्बैट, जो स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग मैजिक को रिसर्च के लिए पढ़ना चाहते हैं, ना कि कॉम्बैट के लिए। ये सब प्रोटैगनिस्ट के लिए मैटर नहीं करता, उसे बस अपनी लाइफ इजी बनानी होती है। लीहान का थैंक्स सुनने के बाद प्रिंसेस थोड़ी डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ वहां से चली जाती है। एक और दिन गुजर जाता है। चलते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके दोस्तों ने अनपॉपुलर क्लासेस ज्वाइन करने से मना कर दिया। सबसे पहले गनांडो ने मना कर दिया क्योंकि उसे उन क्लासेस का कोई मतलब नहीं लगा। फिर योना ने कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। आखिर में ऐशन गुस्से से भर गया प्रोटैगनिस्ट के चॉइसेस सुनकर। इन सब के बावजूद प्रोटैगनिस्ट उनकी रिफ्यूजल एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पता है कि ऐसे क्लासेस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। टीचर्स आमतौर पर काफ़ी हार्श होते हैं और क्लास के बाद स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं रखते, बल्कि बहुत एग्जॉस्टिंग काम दे देते हैं। इसलिए उसे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसमें उसे लेसन्स की ज़्यादा टेंशन ना हो। वो क्लासरूम की तरफ बढ़ता है और एक चीज़ नोटिस करता है। क्यूरियसली, बेसिक मैजिकल कॉम्बैट क्लास अकेडमी के बेसमेंट में होती है। प्रोटैगनिस्ट के मन में अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वहाँ कुछ गलत हो। एम्पायर में एक कहावत है कि मैजिकल टावर में बिना सोचे समझे कभी एंटर नहीं करना चाहिए, वरना इंसान बच्चों की कहानियों का हिस्सा बन सकता है, जैसे वो बच्चे जो 1 हफ्ते तक टावर के अंदर फंस गए थे। बचपन में प्रोटैगनिस्ट ने ये कहानियां पढ़ी थी और सोचा था कि ये सिर्फ एग्जैजरेशन है। बाद में लॉमैन ने कंफर्म किया कि कहानियां एग्जैजरेशन थी, लेकिन रियलिटी में ऐसी सिचुएशन में कोई जिंदा नहीं बचता। ये बात बचपन में प्रोटैगनिस्ट को डरा देती थी। ईनाट सभी टावर्स में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग माना जाता है। इसी वजह से आज तक कोई भी स्टूडेंट एकेडमी के बेसमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, चाहे सब कितने भी क्यूरियस क्यों ना हो। डर के बावजूद प्रोटैगनिस्ट खुद को कन्विंस करता है और रूम के अंदर जाने का डिसीजन लेता है। तभी अचानक हेडमास्टर उसके पास अपीयर होता है और पूछता है कि क्या वो एकेडमी बेसमेंट के फर्स्ट लेवल में एंटर करने का प्लान कर रहा है। हेडमास्टर की अचानक अपीयरेंस से प्रोटैगनिस्ट थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो अपना कंपोजर वापस पा लेता है और इसे एक अपॉर्चुनिटी समझता है। वो हेडमास्टर को पोलाइटली ग्रीट करता है और फिर पूछता है कि हेडमास्टर उसे बेसमेंट में जाने से पहले कुछ बताना चाहेगा। हेडमास्टर जवाब देता है कि उसे कुछ भी कहना नहीं है। फिर वो ऐड करता है कि अगर कभी लेहान की लाश मिल जाती है तो वो उसकी कब्र पर एक फूल रख देगा। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट गुस्से से भर जाता है और अपने मन में हेडमास्टर को गाली देता है, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक स्माइल बनाए रखता है। यही एटीट्यूड एकेडमी अपने ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट करती है। और कोई चॉइस ना देखकर प्रोटैगनिस्ट बेसमेंट में जाने का डिसीजन लेता है। बेसमेंट से गुजरते हुए उसे लगता है कि सब कुछ काफी नॉर्मल है, लेकिन जिस क्लासरूम का दरवाजा है वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा होता है। तभी एक इंसान उसके पास से गुजरता है। वो एक स्टूडेंट होता है जो शायद इसी क्लास के लिए आया होता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं लगता। लेकिन बदकिस्मती से वो स्टूडेंट बस गलत रास्ता ले आया था। जैसे ही वो लोग वापस उसी रास्ते पर जाने लगते हैं, वो स्टूडेंट्स डाउट करते हैं कि क्या कोई इतना पागल होगा जो खुद से यहाँ आना चाहेगा। खुद को थोड़ा बेवकूफ़ महसूस करते हुए प्रोटैगनिस्ट आखिरकार दरवाज़ा खोलने का फैसला करता है। जब वो रूम के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि उसके अलावा वहां और 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब वो एक ह्यूमन और एक एनिमल फीचर्स वाली लड़की के पास खड़ा होता है। तभी वो एक एल्फ को बोलते हुए सुनता है कि शायद वो गलत क्लास में आ गया है। अपनी सीट की तरफ जाते हुए प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि हर डेस्क पर एक ऑर्ब रखा हुआ है। तभी रूम के पीछे से टीचर अपीयर होता है और सबको अपनी सीट्स लेने को कहता है। किसी ने भी उसे तब तक नोटिस नहीं किया था जब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया। वो एक वैम्पायर लगता है। उसका नाम ग्रेग सैंग्रेंटो होता है और वो उनका नया टीचर होता है। ग्रेग सैंग्रेंटो शांत अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वही इस क्लास का इंचार्ज टीचर है। बहुत कंपोज टोन में प्रोफेसर ग्रेग कहता है कि वो सबको पढ़ाने के लिए काफ़ी ईगर है। फिर वो लेसन शुरू करता है और एक्सप्लेन करता है कि डेस्क्स पर रखे ऑब्स एक मैना सेंसिटिव मिनरल होते हैं, जिन्हें स्टार स्पिरिट स्टोन्स कहा जाता है। ये स्टोन्स डिवाइन पावर एमिट करते हैं और जब किसी का मैना इनमें इन्फ्यूज होता है तो ये रिएक्ट और चेंज करते हैं। इसलिए प्रोफेसर सब स्टूडेंट्स को अपना मैना ऑब्स में डालने को कहता है। लेहान कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सक्सीड करेगा। सब स्टूडेंट्स अपना मैना ऑब में डालते हैं और ऑब्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं। एक्सरसाइज को इतना आसान देखकर लेहान पूछता है कि क्या ये स्टोन कुछ स्पेशल है, शायद कोई आर्टिफैक्ट, ना कि एक नॉर्मल पत्थर। वो ये भी नोटिस करता है कि स्टोन्स पर कुछ मार्किंग्स बनी हुई हैं, शायद टीचर ने खुद बनाई हो। लेकिन उसके पीछे बैठा एक स्टूडेंट स्टोन को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। स्टोन बेकंट्रोल ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और अचानक काफी ऊपर जाकर रुक जाता है। प्रोफेसर ग्रेग एक्सप्लेन करता है कि ऑब्स यूजर की विल से कंट्रोल होते हैं, लेकिन क्लासरूम को डैमेज होने से बचाने के लिए उन पर लिमिट लगाई गई है। ये सुनकर स्टूडेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन तभी ऑब सीधा उसकी तरफ उड़ता है और उसके पेट पर जोर से लगता है।
इसके बाद ग्रेग बताता है कि ऑप्स को हार्म करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। वो सबको वार्निंग देता है कि स्टोन्स को डिस्ट्रॉय ना करें। फिर वो सबको दोबारा ऑप्स को फ्लोट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो उन्हें ऑप्स को सर्कुलर मोशन में मूव करने को कहता है। लिहान को भी ऑप को मूव करना काफी मुश्किल लगता है। एक स्टूडेंट किसी तरह एक प्रॉपर सर्कल बना लेता है और एक्साइटेड होकर प्रोफेसर को बताता है, लेकिन ग्रेग कोई रिएक्शन नहीं देता और बस कहता है कि दोबारा करो। इस रिस्पॉन्स से डर्टिन, वो स्टूडेंट, बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या पूरी क्लास बस ऑप को घुमाने तक ही सीमित रहेगी। तब लेहान पूछता है कि क्या ये सर्कल बनाना बंद होगा। प्रोफेसर शॉर्ट और डायरेक्ट आंसर देता है, जब तुम एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म कर लोगे तभी। ये सुनकर दो डिससैटिस्फाइड स्टूडेंट्स बाथरूम जाने की परमिशन मांगते हैं और प्रोफेसर अलाउ कर देता है। इस बहाने वो क्लास स्किप कर देते हैं। वहां मौजूद एक और स्टूडेंट उन्हें जाते हुए देखती है और कहती है कि वो भी जाना चाहती है, लेकिन उसका चेहरा काफी बुरा लग रहा होता है। अचानक वो बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। लिहान पहले सोचता है कि वो बस क्लास से बचने के लिए एक्टिंग कर रही है और उसकी एक्टिंग की तारीफ भी करता है। वो उसके पास जाकर उसे उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसे हैरानी होती है जब पता चलता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। वो सच में मैजिक के यूज की वजह से अनवेल हो गई थी। प्रॉब्लम समझकर लिहान अपने टीचर को इन्फॉर्म करता है, लेकिन ग्रेग बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता और बस कहता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाए उसे वापस सर्कल्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। टीचर की इस कोल्डनेस को देखकर प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि शायद वो इस क्लास में अकेला ही रह जाएगा। समय बीत जाता है और लिहान अभी भी ऑप के साथ सर्कल्स बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो पूछता है कि इस क्लास का ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ग्रेग जवाब देता है कि स्टूडेंट्स की गिनती चाहे जितनी भी हो, ग्रेडिंग रैंकिंग के बेसिस पर होगी। ये छोटा सा जवाब लिहान के लिए काफी होता है। उसके लिए ये सिस्टम परफेक्ट फिट है, क्योंकि इस तरह वो इजीली अच्छा ओवरऑल स्कोर ला सकता है और एक्सीलेंट ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट कर सकता है। अब ये रेपिटेटिव काम भी उसे एंजॉयबल लगने लगता है। जब ग्रेग प्रोटैगनिस्ट के एंथुजियाज्म को ऑब्जर्व करता है तो उसे सरप्राइज होता है कि कोई स्टूडेंट अभी तक उसकी क्लास में बना हुआ है। हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर पहले दिन ही क्लास छोड़ देते हैं। पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि उसकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा था। फिर भी ग्रेग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना लिखा है कि उसे क्लास का ख्याल रखना है। इसलिए वो बस अपने रूम में बैठकर टाइम पास करता रहता है, जब तक लिहान ने उसकी क्लास ज्वाइन नहीं की। अब उसे एक अजीब नोबल को पढ़ाना पड़ेगा, जो उन सभी नोबल से बिल्कुल अलग है जो पहले उसकी क्लास में आए थे। एक ऐसा नोबल जो ऐसी मैच्योरिटी शो करता है जो ग्रेग ने पहले किसी स्टूडेंट में नहीं देखी थी। ग्रेग के लिए ये लड़का स्पेशल है, चाहे उसके बारे में उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो। लिहान की पोटेंशियल देखकर ग्रेग को उम्मीद होती है कि प्रोटैगनिस्ट उसकी क्लास में बना रहे। अब पहली बार ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स की कमी की वजह से उसे क्लास रोकने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। फिर सीन ब्रेक रूम में शिफ्ट होता है। वहां प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ काफी एक्साइटेड तरीके से बात कर रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों को अपनी नई क्लास ज्वाइन करने का इनवाइट देता है, लेकिन योनर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है और गनांडो कहता है कि उसे पहले और जानकारी चाहिए, तभी वो डिसाइड करेगा कि क्लास ज्वाइन करे या नहीं। लिहान समझाता है कि उनका काम सिर्फ माना को एक क्रिस्टल बॉल में डालना है और उसे घुमाते हुए सर्कल बनाना है। उसके आगे कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता। ये सुनते ही योनर और गनांडो का जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो जाता है। उनके लिए ऐसा टीचर सिर्फ एक फ्रॉड होता है। लेकिन लिहान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्लास में सबको इजीली अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। योना प्रोटैगनिस्ट को ऐसा इंसान समझने लगती है जो जिंदगी में हमेशा इजी वे ही चूज करता है। लिहान कहता है कि वो समझता है अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते और अब उसे अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है। दोनों पूछते हैं कि उसकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है। लिहान जवाब देता है कि बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप। ये सुनकर दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लिहान अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ निकल जाता है। ये क्लास मेन बिल्डिंग के साउथ साइड के फ्रंट यार्ड में होने वाली होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। वहां व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स भी होते हैं। भीड़ के बावजूद प्रोटैगनिस्ट काफी कॉन्फिडेंट महसूस करता है, क्योंकि उसने बचपन में ही स्वॉर्ड्समैनशिप सीख ली थी। इसी बीच बाकी स्टूडेंट्स बातें करना शुरू कर देते हैं कि टावर से एक नोबल स्टूडेंट यहाँ आया है। वो लोग उसे वॉर और उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से पहचान लेते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सिर्फ अपनी फैमिली की बेसिक ट्रेनिंग के दम पर यहाँ आने का सोच रहा है। लिहान को याद आता है कि उसने सुना था कि व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में काफी एरोगेंट होते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है, ये सोचकर कि वो सब बस टीनेजर्स ही हैं। तभी अचानक पीछे से एक ऑर्क उसे आवाज देता है। ऑर्क पूछता है कि क्या वो वही लड़का है जो वॉर में उसके फैमिली के साथ था। बिना डरे प्रोटैगनिस्ट शॉर्ट और सीधा जवाब देता है, लेकिन ऑर्क कहता है कि ये जगह नोबल्स के लिए नहीं है जहां वो स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ खेल सकें। लिहान मॉकिंगली रिप्लाई करता है, जिससे ऑर्क और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इसीलिए ऑर्क लिहान को थ्रेटन करता है और कहता है कि इस जगह पर कोई भी उसे सिर्फ इसलिए नहीं बख्शेगा क्योंकि वो एक नोबल है। तब प्रोटैगनिस्ट ऑर्क से कहता है कि अगर डुएल हुआ तो वो खुद ही होल्ड बैक करेगा ताकि उसे चोट ना लगे।
पहले तो ऑर्क को समझ ही नहीं आता कि लीहान ने अभी क्या कहा, लेकिन कुछ ही पलों में प्रोटैगनिस्ट की इतनी बड़ी बोल्डनेस देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी कोई बीच में इंटरप्ट करता है और सबको बताता है कि क्लास शुरू होने वाली है। लेहान पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है। उसे एक आदमी दिखता है जिसके चेहरे पर एक स्कार होता है और एक मेटल प्रोस्थेटिक लेग लगी होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो प्रोफेसर एनोल्डो है, एक एल्फ बीटर स्वर्ड्समैनशिप टीचर। एनोल्डो अपनी क्लास शुरू करता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि उसके लेसन्स में उन्हें किस पर्पस के साथ आना चाहिए। लेहान के लिए ये क्लास बस इजीली पॉइंट्स कमाने का जरिया है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर टैप करता है। वो मुड़कर देखता है और एक एल्फ उसे खींचकर अपनी तरफ करता है। एक हैंडसम एल्फ पोलाइटली उसे ग्रीट करता है। एल्फ कहता है कि उसे क्यूरियोसिटी है कि एक मेज फैमिली का नोबल नाइटों की स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास क्यों अटेंड कर रहा है। लेहान मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि वो एल्फ को जवाब देगा। वो कहता है कि इस क्लास में ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए पॉइंट्स कमाना आसान होगा। एल्फ चुप रह जाता है। उसे ये जवाब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन लेहान के लिए ये बेस्ट आंसर होता है ताकि कोई एक्स्ट्रा ट्रबल ना हो। फिर एल्फ अपना नाम बताता है, जिसेल मोराटी। लेहान हाथ उठाकर उसे ग्रीट करता है और हैंडशेक के दौरान जिसेल के हाथों को नोटिस करता है, कितने ज़्यादा कैलिस्ड हैं। हाथ मिलाने के बाद प्रोटैगनिस्ट को मोराटी फैमिली याद आ जाती है। मोराटी एक ऐसी फैमिली है जिनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जो नॉर्थ को एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करती है और अपने गोल्स अचीव करने के लिए हर तरीके का यूज़ करती है। लेकिन जिसेल बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जैसे वो किसी इतनी हार्श जगह से आया हो। ये बात प्रोटैगनिस्ट को सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिसेल भी अपनी फैमिली के बारे में फैली अफवाहों की वजह से वही प्रॉब्लम फेस करता हो जैसे वो खुद करता है। समय बीत जाता है और अब लिहान को स्टोन क्लिफ ब्लेड टेक्निक के साथ आरलॉन्ग के साथ ली हुई ट्रेनिंग याद आती है। ये ट्रेनिंग इतनी इंटेंस थी कि कोई और नोबल इस टेक्निक में ट्रेन ही नहीं कर पाया था। एनोल्डेल नोटिस करता है कि लिहान को स्टोन क्लिफ ब्लेड टेक्निक का यूज आता है और उसे क्यूरियोसिटी होती है कि प्रोटैगनिस्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। लिहान बताता है कि वो वार्डन फैमिली से है। ये सुनकर एनोल्डेल हैरान हो जाता है कि एक मेज फैमिली का लड़का स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक्स इतने अच्छे से कैसे जानता है। टीचर उससे पूछता है कि उसने स्वॉर्ड्समैनशिप क्यों सीखी। लेहान जवाब देता है कि उसे लगता है कि एक नोबल के लिए स्वॉर्ड्समैनशिप का बेसिक्स जानना जरूरी है। लेकिन ये जवाब एनोल्डेल को सेटिस्फाई नहीं करता। ये वो आंसर नहीं होता जो टीचर सुनना चाहता था। इस वजह से लिहान थोड़ा वरिड हो जाता है, कहीं इसके बाद उसके ग्रेड्स कम ना हो जाएं। तब वो कहता है कि ये उसके शुरू के विचार थे, लेकिन सीखते सीखते वो तलवार के कला से प्यार करने लगा। अब वो इस क्लास में दिल से सीखना चाहता है। उसके ये शब्द टीचर को इतने पसंद आते हैं कि वो बिना सोचे समझे लिहान को परफेक्ट स्कोर दे देता है। थोड़ी देर बाद टीचर को खुद एहसास होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही बह गया। कुछ ही पलों बाद एनोल्डेल लिहान की तारीफ करता है और कहता है कि उसने व्हाइट टाइगर टावर के कुछ मेंबर्स से भी बेटर परफॉर्म किया है। अचानक वो अपनी तलवार निकाल लेता है और लिहान को कुछ सिखाने के लिए थैंक्स कहता है। तलवार बाहर निकालते ही टीचर उसे डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। लिहान बस वहीं खड़ा रह जाता है, शॉक में, समझ ही नहीं पाता कि उसका टीचर असल में करना क्या चाहता है। समय बीत जाता है और अब तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं लिहान को, जो मिट्टी से पूरी तरह ढका हुआ जमीन पर पड़ा है। वो पूरी तरह से पिटता हुआ गिर पड़ता है। उसके सामने उसका टीचर खड़ा होता है, जो कहता है कि उसकी स्टोन क्लिफ ब्लेड टेक्निक बिल्कुल एक चट्टान की तरह है, ऐसी चट्टान जो किसी भी सिचुएशन में कभी नहीं हिलती। उसके बाद टीचर लिहान को जमीन से उठने में मदद करता है। फिर वो घूमकर पूछता है कि अगला स्टूडेंट कौन है जो उससे फाइट करेगा। उधर लिहान पूरी तरह थक चुका होता है, उसका पूरा बदन गर्द कर रहा होता है। पूरा क्लास बस यही देख रहा था कि कैसे वो बिना फाइट बैक किए सिर्फ मार खाता रहा। अब लिहान छाया में बैठकर आराम करने का फैसला करता है, जबकि क्लास आगे चलती रहती है। वहां बैठकर वो टीचर को ऑब्जर्व करने लगता है और उसकी ताकत को समझने की कोशिश करता है। व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स तक आसानी से हारे जा रहे थे। फिर वो कंपेयर करता है। आर्लॉन बिल्कुल एक अटल चट्टान की तरह है, जबकि एनगोल्ड बहते पानी जैसा है। लेकिन एनगोल्ड के बारे में लिहान कुछ और भी नोटिस करता है। सीन शिफ्ट होता है, जहां एनगोल्ड अपने स्टूडेंट को सोर्ड्समैनशिप के टिप्स दे रहा होता है। पहले वाला ऑर्क भी एनगोल्ड से टिप्स ले रहा होता है। एनगोल्ड हर स्टूडेंट को एडवाइस देता है, चाहे हर एक का स्टाइल अलग हो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को कुछ अजीब सा लगता है। उसे लगता है कि सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ी थी बाकी सबके कंपैरिजन में। दोपहर हो जाती है और लगता है कि एनगोल्ड कुछ प्लान कर रहा है। फिर वो लिहान का नाम लेता है। उसके बाद वो डारू चॉय को बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट आगे देखता है और पहचान जाता है कि कौन आ रहा है। ये वही ऑर्क था जिसने क्लास शुरू होने से पहले उसे डराने की कोशिश की थी। उस पल प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान लेता है। दोनों आमने सामने एक दूसरे को घूरते हैं। एनगोल्ड दोनों को डुअल करने का ऑर्डर देता है। सारे स्टूडेंट्स ये सुनकर उन्हें देखने लगते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक अनफेयर फाइट लग रही थी। डारू एक सैटिस्फाइड सी मुस्कान के साथ एनगोल्ड की बात मान लेता है। डारू अपनी बुरी नीयत छुपा नहीं पाता। उसकी मैलिस देखकर प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो भी बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगा।
बचपन में उसने बिना रेस्ट के सोर्ड्समैनशिप की हार्ड ट्रेनिंग की थी। आज उसकी सारी ट्रेनिंग का इम्तिहान होने वाला था। लेकिन इस डुएल के पीछे एनगोल्ड का एक छुपा हुआ मकसद भी था। वो क्लास के 2 सबसे बेहतर स्टूडेंट्स का सामना करवाना चाहता था। एनगोल्ड के लिए सोर्ड्समैनशिप रोज प्रैक्टिस से आती है और असली एक्सपीरियंस सिर्फ रियल कॉम्बैट से मिलता है। जैसे कि एक टेक्निक जो अपोनेंट की गर्दन को टारगेट करती है, ये सिर्फ थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए ट्रायल और एरर के थ्रू प्रैक्टिस जरूरी होती है। तभी एक सोर्ड्समैन अपनी ब्लेड में पूरी ताकत डाल सकता है। ये दोनों ही क्लास के सबसे केपेबल स्टूडेंट्स थे और वही थे जो अपनी तलवारों में थोड़ी सी माना भी इन्फ्यूज कर सकते थे। इसी वजह से वो फ्यूचर वॉरियर्स बनने के लिए सबसे टैलेंटेड थे। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं। एनगोल्ड फिर से लिहान को देखता है और सोचता है कि कैसे एक नोबल फैमिली का लड़का इतनी हाई लेवल सोर्ड्समैनशिप रखता है। उसके मन में आता है कि शायद प्रोटैगनिस्ट ने अपने परिवार के साथ काफी हार्डशिप्स झेले होंगे। ये सोचकर एनगोल्ड कहता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट पर गर्व है। फिर वो डुएल शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एनगोल्ड कहता है कि वो उनकी फाइट देखने के लिए उत्सुक है। लिहान सोचता है कि चॉय फैमिली की टेक्निक फास्ट और शार्प है, जबकि उसका स्टाइल हैवी लेकिन पावरफुल है। उधर एनगोल्ड सोचता है कि राइवल्स बनकर दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। डारू पहले मूव लेता है, जोर से जमीन पर पांव पटक कर लिहान को प्रवोक करता है कि वो अटैक करे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट चुपचाप उसे देखता रहता है बिना प्रवोक हुए। डारू तेजी से चार्ज करता है। जैसे ही वो पास आकर अटैक करने वाला होता है, लिहान उसका वार डॉज कर लेता है। फिर वो अपना पांव जोर से जमीन में गाड़कर मिट्टी उछालकर डारू के चेहरे पर फेंक देता है। मिट्टी डारू की आंखों में चली जाती है और वो कुछ देख नहीं पाता। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि प्रोटैगनिस्ट ने इतना चीप मूव यूज किया। लेकिन इनमें से एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछ भी लिया कि क्या ये सच में अलाउड है। लेकिन एनगोल्ड इस पर सरप्राइजिंगली खुश होता है। ये देखकर वो स्टूडेंट शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। एनगोल्ड के दिमाग में एक ही बात होती है, जब तुम बैटलफील्ड पर होते हो तो तुम्हें जीतने के लिए हर अवेलेबल तरीका यूज करना चाहिए। वहां हमेशा जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होता है। लिहान इन बातों को काफी अच्छी तरह समझ लेता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को यह सीखने में अभी काफी टाइम लगेगा। उनमें से ज्यादातर इज्जतदार नाइट फैमिली से आए थे, जहां उन्हें हमेशा सिर्फ ऑनरेबल तरीके से लड़ना सिखाया गया था, जीतने के लिए हर मेथड यूज करना नहीं। इसीलिए प्रोटैगनिस्ट मौका देखकर डारूबो पर अटैक कर देता है, जब वो अभी भी अपनी नजर से स्ट्रगल कर रहा होता है। डारू जैसे तैसे खुद को बचा पाता है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया। लिहान देख लेता है कि डारूबो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है और वो इसका फायदा उठाने का फैसला करता है। वो तलवार से लगातार वार करता है, डारूबो को संभलने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान टीचर के साथ फाइट देखकर लिहान समझ गया था कि डारूबो काफी स्किल्ड है। प्रोटैगनिस्ट उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो डारूबो के पांव पर जोर से पांव रखता है और फिर से मल्टीपल अटैक्स करता है। डारूबो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। अचानक वो अपना हाथ जमीन पर रखकर खुद को गिरा देता है और रोल करते हुए प्रोटैगनिस्ट से दूर हो जाता है। डारूबो के अचानक दूर हटने से लिहान थोड़ा चौंक जाता है, जबकि डारूबो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। ये सब देखकर इनगोल्डो युन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही डारूबो खड़ा होता है, उसके दिमाग में अपनी बेइज्जती का ख्याल आता है। ये उसे और गुस्सा दिला देता है और वो गुस्से में प्रोटैगनिस्ट पर टूट पड़ता है। एक बार फिर उसकी तलवार लीहैन के सर की तरफ बढ़ती है। अटैक मिस हो जाता है, लेकिन वो तुरंत अगला अटैक करने की तैयारी कर लेता है। अब लीहैन डिफेंसिव हो जाता है और लगातार आने वाले अटैक्स को रोकता है। इनगोल्ड के लिए ये बैटल उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हो रही थी। ये दोनों ही उसकी सोच से काफी ज्यादा टैलेंटेड दिख रहे थे। एक तरफ दारोगो है, जिसे अपनी एल्पाइन मून स्वॉर्ड टेक्निक पर जबरदस्त मास्टरी है, लेकिन इस टेक्निक को यूज करते करते वो धीरे धीरे थक रहा है। दूसरी तरफ लीहैन है, जो बिल्कुल शांत रहकर अपने अपोनेंट के हर वार को परफेक्टली डिफेंड कर रहा है। हम देखते हैं कि लीहैन अपने अपोनेंट की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। इससे वो ये नतीजा निकालता है कि दारोगो काफी एजाइल है और उसे ऑफेंसिव होने का मौका नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दारोगो की एनर्जी अभी भी खत्म होती नहीं लग रही। फिर लीहैन इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ देता है। वो सिर्फ जीत पर फोकस करता है और अपनी विक्ट्री के चांसेस बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। तब वो नोटिस करता है कि पहले हुई बेइज्जती के बाद उसका अपोनेंट क्लियरली सोच नहीं पा रहा है। वो काफी अननेसेसरी मूव्स कर रहा है और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है। उसकी तलवार में इन्फ्यूज्ड मैना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जबकि लीहैन ज्यादा मैना यूज नहीं कर रहा और थक भी नहीं रहा। फाइट अब एक तरह से टाइम के खिलाफ बैटल बन जाती है। लड़ाई जारी रहती है और अब प्रोटैगनिस्ट दारोगो पर धीरे धीरे एडवांटेज लेने लगता है। दारोगो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो फाइट क्यों हार रहा है। जब वो लीहैन को ध्यान से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि लीहैन बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा। दारोगो के लिए ये ऐसा लगता है जैसे उसके सामने एक छुपा हुआ पहाड़ खड़ा हो, जैसे वो पूरी तरह प्रोटैगनिस्ट के हाथ की मुट्ठी में हो। ये सोचकर दारोगो डिस्पेयर में डूब जाता है।
ली हैन इसी मौके को पहचान लेता है और एक जोरदार वार करता है जो दारोगो को डिसार्म कर देता है। उसकी तलवार उड़कर दूर जा गिरती है। फिर ली हैन फाइनल फिनिशिंग ब्लो देता है और दोनों के बीच की बैटल खत्म हो जाती है। दारोगो पूरी तरह थका हुआ डर के साथ ली हैन की तलवार को देखता है। उधर ली हैन भी थका हुआ होता है लेकिन बिना नजर हटाए उसे देखता रहता है। इनगोल्ड उनके पास आता है और फाइट को ऑफिशियली एंड करता है। फिर वो दोनों से कहता है कि एक दूसरे से दूर हो जाएं। इनगोल्ड दारोगो को देखकर अफसोस जताता है और कहता है कि उसके पास जीतने के लिए परफेक्ट कंडीशंस थी, लेकिन वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि वो अभी भी यंग है। इसके उलट प्रोटैगनिस्ट काफी एक्सपीरियंस्ड लगता है और अभी भी एक महान नोबल का ऑरा निकाल रहा है। उसके बाद टीचर दोनों के बीच हुई बैटल पर लेक्चर देता है। वो कहता है कि जीतने वाले को हम्बल रहना चाहिए और हारने वाले को अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखना चाहिए। आखिर में वो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करने को कहता है और दोनों एक दूसरे के सामने झुककर बो करते हैं। लेकिन ली हैन को शक होता है कि क्या दारोगो सच में ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। उसकी हैरानी तब होती है जब दारोगो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो फाइट के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और क्लास की शुरुआत में जो भी उसने किया था उसके लिए माफी मांगता है। आखिर में वो कहता है कि प्रोटैगनिस्ट वाकई इस क्लास में होने के लायक है। ये सब ली हैन को काफी सरप्राइज कर देता है और उसे एहसास होता है कि दारोगो के बारे में उसका अंदाजा गलत था। उसने सोचा था कि दारोगो मौका देखकर उस पे पीछे से हमला करेगा। ली हैन भी उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि वो समझ सकता है कि क्लास की शुरुआत में उसने ऐसी बातें क्यों कही थी। ये देखकर टीचर जोर से ताली बजाता है। इनगोल्ड बाकी स्टूडेंट्स को भी जबरदस्ती ताली बजाने को कहता है। समय धीरे धीरे बीत जाता है और रात हो जाती है।